सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मोटरवे वाक़े को आज 7 रोज गुजर गए हैं। सीसीपीओ के इब्तिदाई मुतनाज़े बयान और पुलिस की मुजरमाना गफलत के बाद अब यह मामला मुल्क के ऐवानों तक जा पहुंचा है। हुकूमत वैसे तो इस वक्त कई महाजों पर मसरूफ है, लेकिन अब सबसे अहम मसला मोटरवे वाक़े के बाद कानून साजी का है, जिसमें अपोजिशन लीडर की गैर संजीदगी भी वाज़े दिखाई दे रही है। कोई कह रहा है कि वाक़या मोटरवे पर नहीं हुआ, तो कोई मोटरवे बनाने का क्रेडिट ले रहा है। कौन क्या कह रहा है, जरा ये देखिए। मोटरवे, चूंकि सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाक़या पेश आया, तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। लेकिन इस सारे वाक़े पर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने रेप करने वाले मुजरिमों को चौक पर लटकाने और नामर्द बनाने की सज़ा की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म ने इस बारे में क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। तो शहबाज शरीफ, जिसको मोटरवे बनाने का क्रेडिट दे रहे हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। 22 सितंबर को उन्हें पेश करने का हुक्म दिया गया है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स के रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से दायर करदा अपील की समाअत के दौरान हुक्म दिया था कि पहले वो खुद को सरेंडर करें, जिसके बाद उनकी अपील पर समाअत होगी। अदालत का यह भी कहना था कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दी जाने वाली जमानत खत्म हो चुकी है, लिहाजा नवाज शरीफ 10 सितंबर तक खुद को अदालत के सामने पेश होने का कहा है। मगर नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया था, अलबत्ता अपनी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी थी। अब आज होने वाली समाअत में अदालत ने नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस से पूछा कि क्या उनके मौक्किल वापस पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल ना हो जाए वो वापस नहीं आएंगे। जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। अब देखना यह है कि हुकूमत इस पर अमल भी करवा पाती है या नहीं। कल एतजाज अहसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह काम कानूनी तौर पर हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें बहुत पेचीदगियाँ हैं। क्या कहना था उनका, जरा ये भी सुन लीजिए। कानूनी तरीक़ाकार क्या होगा, वापस क्यों नहीं ला पा रही हुकूमत? कानूनी तरीक़ेकार बड़ा मुश्किल है, हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, कोशिश भी करेगी तो मुश्किल होगा। तो एतजाज साहब के कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, कानूनी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यही पेचीदगियाँ जानने की हम कोशिश करेंगे और बस सियासी तौर पर इस वक्त नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। शानदाना गुलजार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अनवर मंसूर साहब साबिक़ अटॉर्नी जनरल, माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ जरा आपसे करते हैं। कल एतजाज साहब मौजूद थे हमारे साथ, कानूनी मुश्किलात का वो जिक्र कर रहे थे मियाँ साहब की वापसी में। अब जबकि उन्हें उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए, किस तरह से हुकूमत अब वापस ला सकती है उन्हें, क्योंकि वो वापस आने के खुद तो मूड में इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही एतजाज साहब ने कहा था कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है तो आम तौर पर दूसरी गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसको बड़ा सीरियसली नहीं लेती हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं है, अब जो है वो बेसिकली एक जजमेंट है, ये ऑर्डर है कोर्ट का कि जिसके बेसिस के ऊपर कहा गया है गवर्नमेंट से कि आप जो हैं इनको नवाज शरीफ साहब को फ़ौरन से पेशतर ले कर आएँ और जो डेट दी है उस पर पेश करें, और गिरफ्तारी का ऑर्डर है। तो इसलिए कंपैरेटिवली बेहतर सिचुएशन अब हो जाएगी, बिकॉज़ पाकिस्तान ने और इंग्लैंड के दरमियान में एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस प्रोग्राम MLA जो कहलाता है वो हो चुका है, और उसके बेसिस के ऊपर आप मुख्तलिफ चीज़ें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो बात करके ला सकते हैं। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो ये है कि गवर्नमेंट को अब जाना पड़ेगा, या जो भी रेलेवेंट आदमी होगा वो जाएगा, और जाने के बाद उसने गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से या होम डिपार्टमेंट जो है वहाँ से उन्होंने एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि अब इनको वापस किया जाए, बिकॉज़ हमारे पास एक जो इशू है वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है हमारे साथ, इंग्लैंड के साथ। तो इसलिए थोड़ा सी दिक्कत ज़रूर होगी,
मगर ये ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो। सही। तो अनवर साहब, ये वो कन्विक्टेड हैं, इससे इस पर गवर्नमेंट के लिए कोई आसानी पैदा हो सकती है? चूंकि जो लोग कन्विक्टेड नहीं होते उनका केस अलग होता है, वो एज कन्विक्टेड वहाँ पर गए हैं, ये कोई फ़र्क डाल सकता है इस मामले पर? जी बिल्कुल, यही मैं आपके अर्ज कर रहा था कि एक तो कन्विक्टेड हैं और दूसरा अभी जो नया ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया है जिसमें डायरेक्शन दी है कि उनको प्रोड्यूस किया जाए अरेस्ट करके, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप आ गया है बीच में कि अब ऑर्डर है कोर्ट का और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ऑर्डर है, तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसको अब इजीली नहीं लेगी और अब मेरे ख्याल में लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सही। तो शांताना साहब, ज़ाहिर है कि गो के अब तो अदालत के ऑर्डर्स भी हैं, ये एक प्योर लीगल इशू है, लेकिन गवर्नमेंट की इंटेंशन इसमें क्या है? चूँकि जो जिस मुद्दत के लिए वो गए थे वो मुद्दत ख़त्म हो गई, पंजाब गवर्नमेंट की इजाज़त से वो मुद्दत मशरूत थी, उसके बाद फिर ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे भी आती है कि क्या कोशिशें की आपने उनको वापस लाने के लिए? देखिए जी, शुक्रिया पहले तो मैं आपको कर रहा हूँ रबाब साहब। देखिए, ये एक इशू है जिसको मेरी राय में, और ये मेरी ज़ाती राय है, जिसको बग़ैर वजह के सियासी रंग या पोलिटिसाइज़ किया जाता है। बेशक मियां नवाज़ शरीफ साहब होंगे, एक फॉर्मर वज़ीर आज़म है, एक सियासतदान है, लेकिन याद रहे कि पनामा पेपर्स का जो केस था ये एक इंटरनेशनल केस था, ये PTI का या पीपल्स पार्टी का नहीं था। ये जो पुराने केसेस थे वो तो चल ही रहे थे नैब में। अब इशू ये है कि हम इसको हमेशा एक स्पेशल केस की तरह देखते हैं। पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर कोई ऐसा केस हो जहाँ पे उनके एलिगेशन हो कि पाकिस्तान के हुक्मरान वक्त पाकिस्तान के ख़जाने से कुछ ना कुछ इस किस्म की काम में मुलविस हों, तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि अदालत उनके साथ उस तरीके से प्रोसीड करेगी। अब आप देखेंगे कि अक्सर ये लोग अजीब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, नैब नियाजी गठजोड़ बोलते हैं, कभी जो भी कहते हैं। इशू ये है कि हमसे तो हमारे वोटर्स ये पूछते हैं कि वो बाहर इन द फर्स्ट प्लेस गए कैसे। अगर एक पाकिस्तान की आम अदालत में या कोई आम प्रिजनर होता, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होता, उनको तो आप कभी ना भेजते बाहर ममालिक, और बहुत बीमार है पाकिस्तान में, तो ये वाई द स्पेशल ट्रीटमेंट। ये तो हमारी गवर्नमेंट के लिए एक धब्बा था इन सम सेंस कि जी आप फेवर कर रहे हैं पॉलिटिशियंस को। तो आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डिसीजन आई है उसको वेलकम इसलिए किया जाएगा कि इंसाफ सिर्फ ये नहीं होगा जो गरीबों के खिलाफ हो, वो सब के खिलाफ होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब इस मामले में गारंटियर बने थे, अब अगर मियां साहब वापस नहीं आते, गवर्नमेंट उनको नहीं ला पाती, तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एज गारंटियर कोई कार्रवाई हो सकती है लीगली? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी, गारंटी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, ये उन्होंने ये कहा था बेसिकली कि अगर मेडिकल में डॉक्टर्स अलाउ करेंगे ट्रैवल करने में तो हम ये वापस आएंगे। यहाँ पर जब कोई कंडीशनैलिटीज़ आ जाती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है। आई डोंट थिंक उनके खिलाफ कुछ हो सकेगा, मगर हाँ, अगर ये कहा जा रहा है कि अभी तक वो इलाज कराने ही नहीं गए हैं, इसका मतलब ये है कि एक झूठ पे मबनी था, तो उस सूरत में इनके खिलाफ कार्रवाई ये हो सकती है पॉसिबली कि ये झूठ बोला था उन्होंने, एंड लेट हिम कम एंड प्रूव कि झूठ नहीं बोला था उन्होंने। मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, अब मियां नवाज शरीफ को 22 सितंबर की पेशी की डेट आ गई है, इससे पहले जो सरेंडर करने की मोहलत थी वो भी ख़त्म हो गई। अब स्टांस क्या है मुस्लिम लीग नून का? मियां साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अदालत तो उन्हें अब उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। नहीं, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब तो अभी नहीं आएंगे। हमें जाहिर सी बात है, हम चाहते थे कि जो कोर्ट ने फैसला किया है तो मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने कहा ये तो एक सर्टिफिकेट है, पता नहीं किसी डॉक्टर का हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं है। तो हम तो समझने से कासिर है कि उसमें क्या फ़र्क है। मतलब एक, या तो आप ये कहें कि जी इससे पाकिस्तान का एक मेडिकल बोर्ड बिठाया था हुकूमत पाकिस्तान का या पंजाब की हुकूमत का, और उन्होंने उस मेडिकल रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो बात समझ आती है। लेकिन एक जज का जो कि मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, इस कंक्लूजन पर पहुंचना कि ये रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अगर जज साहब ये भी कहते कि जी ठीक है चाहे जो भी हो उनको वापस आना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है एक तो ये जो हमें मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से हम समझते हैं कि हम मुतमईन हैं जो जज साहब ने फैसला किया है।
फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल है, मैं तो कभी छुप के बात नहीं करता, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं जिसका उससे कुछ ताल्लुक नहीं है। पहले दिन से डिस्क्वालिफिकेशन से लेके उसके बाद नैब में रेफरेंसेस दायर करना, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दायर करना, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। सही, जो सुप्रीम कोर्ट जी जुबैर साहब केसेस अपनी जगह पर, लेकिन मियां साहब को अब 9.5 माह हो गए हुए। ज़ाहिर है अब सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि इन 9.5 माह में वो एक रोज़ के लिए भी किसी हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हुए, सर्जरीज कौन कौन सी हुई उससे मुतालिक भी क्लियर कुछ नहीं बताया जा रहा, उनकी वजूहात क्या हैं सर्जरीज की उससे मुतालिक भी चीज़ें सामने नहीं आ रही, तो सवालात बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। एक तो आई एम नो एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, बट मेरा ख्याल है उसमें तो जो रिपोर्ट है उसमें तो बड़ी तफसील, और एक डॉक्टर की नहीं 2 डॉक्टर्स की है, एक अमरीकी बेस्ड डॉक्टर है, एक बरतानिया में जो बेस्ड है वो डॉक्टर, जो 2 डॉक्टर्स की है। ये भी उसमें लिखा हुआ है कि उनकी सर्जरी क्या होनी है, ये भी लिखा हुआ है कि क्यों नहीं हो सकती है। पूरे दुनिया को अब तक कोविड की वजह से जो सिचुएशन थी, और दूसरी बात ये है कि देखे ना, कोर्ट ने एक फैसला किया है, हम अपना फैसला करेंगे, हम समझते हैं कि वी आर ऑन द राइट। मियां साहब को अफसोस की बात यह है कि दुनिया में ये पहली दफा हुआ है कि ये वो केस है जिसमें जज को फारिग कर चुकी है, कोर्ट फारिग कर चुका है कि जी वो 2 नंबर जज है, और उस केस में जिसमें ये अभी फैसला हुआ है, अगर या तो ये होता है ना कि ओवरऑल कंडक्ट के हवाले से उस जज को फारिग किया गया, ओवरऑल कंडक्ट के हवाले से नहीं फारिग किया, इस केस में जो उनका फैसला था और जो उनका कंडक्ट था उस पर कहा गया कि मिसकंडक्ट के केस पर उनको नौकरी से फारिग कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने भी एक्सेप्ट किया, और जो जिसको सजा हुई है सफर वो कर रहा है। तो शांताना साहिबा, ज़ाहिर है हुकूमत पर भी अब अदालती अहकामात के बाद बड़ी भारी जिम्मेदारी बनती है, जो कानूनी तकाज़े हैं वो आपने पूरे करने हैं। माजी में हमने देखा हुकूमतें अदालती अहकामात पर इस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट करवा पाती थीं, अब क्या सोच रही है इस वक्त हुकूमत की, अपनी आगे क्या पॉलिसी इस सिलसिले में, क्या लाहेअमल होगा? शुक्र बाब साहब, देखें क्योंकि ऑर्डर आज आया है, हम इस पे अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आएगी शिबली साहब की, शहजाद अकबर साहब की भी आएगी, लेकिन आई थिंक अगर मैं आपको एक सियासी बात कह सकूं कि पीटीआई का अकाउंटेबिलिटी का हमेशा से एक रहा है हमारा मोटो। अगर आपको याद है, जब पीटीआई का हमारा भी 2 साल पूरे हो चुके हैं, मई 2018 में जो हमारा हमने 100 डेज़ अकाउंटेबिलिटी का या 100 डेज़ का जो हमने प्लान बनाया था अपना, उसमें अगर आप कहते हैं नैब रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी 2 इश्यूज़ थे। ये अकाउंटेबिलिटी पे आ गया, और मैं जिस तरह पहले आपको बताया कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था तमाम पाकिस्तानी वोटर्स और नॉन वोटर्स से भी, कि अगर आप सीरियस है अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो ये कैसे हो सकता है कि जो पाकिस्तान के सबसे मालदार लोग हैं वही पाकिस्तान में ना हो, और उन्हीं के केसेस में बीमारी उठाई जा रही है। आपको ये भी पता है कि उनकी जो रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स रिजेक्ट की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बहुत अरसे बाद हुआ है, और बहुत लोग पीटीआई की हुकूमत को अक्यूज़ कर रहे थे कि आप भी पिछली हुकूमतों की तरह नॉन सीरियस हैं, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को या पॉलिटिकल जो एब्सकॉन्डर्स हैं आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हालांकि ये बात आई थिंक सारी दुनिया को एट दिस पॉइंट पता है कि हमें एक्यूज़ किया जाता था कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, तो हमारे लिए दोनों तरफ से एक प्रेशर था। तो अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी गवर्नमेंट इस पर सीरियस है, वो इस पर एक्शन लेगी, वो चाहे वो FIA के थ्रू हो, चाहे वो हमारे अब एम्बेसडर जाए जो यूके में बैठे हैं, या इंटरपोल के थ्रू हो। अब इसके हमारे पास रास्ते बहुत सारे कानूनी खुले हैं, लेकिन क्योंकि जब एक अदालत ने कह दिया है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे भी इनकम्बेंट है ये हुकूमत वक्त पे। नेचुरली आई टोल्ड यू उस पर सियासी विक्टिमाइजेशन की बातें आएंगी, लेकिन अब आप सब, मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि प्रिजनर्स पाकिस्तान के तमाम प्रिजन्स भरे हों कैदियों से, लेकिन एक कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही हो और कोई सबूत भी ना हो कि ना उनका कोई इलाज हो रहा हो, ना उनका कोई सर्जरी हो रही हो, तो ये किस किस्म की बीमारी है जो पाकिस्तान में ठीक नहीं हो सकती। सही। अनवर मंसूर साहब, अगर ये 22 सितंबर को भी मियां साहब पेश नहीं होते, एक और डेट गुजर जाती है, अदालत ने सरेंडर करने की मोहलत दी है, टाइम भी गुजर जाता है, फिर ये मामला अब किस तरफ आगे बढ़ेगा, किस तरफ जाएगा? कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पर ही उन्हें वापस लाने की, या मियां साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, अदालत कोई ऑर्डर जारी कर सकती है? देखिए, जिम्मेदारी तो अब गवर्नमेंट की हो गई है, मगर साथ में ये कहना कि वो अगर रिफ्यूज़ कर रहे हैं या वो किसी कानूनी और पेचीदगियों के अंदर गवर्नमेंट को डालकर और वो ना आए,
तो ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी उनकी भी है। ज़ाहिर है कानून जो है पाकिस्तान का वो सबके लिए बराबर है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें समझता हूँ जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ एक रेड वारंट भी निकाल दे और उनको कहा जाए कि थ्रू इंटरनेशनल उस पर जाकर इनको अरेस्ट किया जाए। अब जो मोटरवे वाला मामला है उसको भी आज पूरा तकरीबन एक हफ्ता बीत चुका है, मामला ऐवानों तक जा पहुंचा है। कल कौमी असम्बली में बड़ी गर्मा गर्म इस पर बहस हुई, कई हुकूमती वज़रा सख्त कानून साजी का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो शानदाना साहिबा, अब खुद हुकूमती वज़रा, खुद MNAs ये बात कर रहे हैं कि कानून साजी को सख्त होना चाहिए, कुछ लोग इस्लामी सज़ाओं को नाफिज करने की बात कर रहे हैं। रुकावट कहाँ पर आ रही है? ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही? जी देखिए राब साहब, इसमें दो पहलू हैं। कुछ लोग ज़ैनब अलर्ट बिल को, जो बच्चों के साथ जिस्मानी तशद्दुद की गुफ्तगू थी या कानून था, और जो रेगुलर आपका रेप है जो पाकिस्तान पीनल कोड में और CRPC दोनों में कवर है, आपको मालूम हो कि पाकिस्तान में इसके लिए डेथ पेनल्टी या सज़ाए मौत अवेलेबल है। ज़ैनब अलर्ट बिल की एक डिफरेंट डिस्कशन हो रही कि उसमें अमेंडमेंट करें और जितने भी पाकिस्तान में रेप के केसेस हैं, चाहे वो बच्चों के ख़िलाफ़ हो, औरतों के ख़िलाफ़ हो या मर्द हजरात के ख़िलाफ़ हो, उन सब के लिए पब्लिक हैंगिंग की डिमांड की जा रही है। अब ये डिफरेंट किस्म की डिमांड्स है। कोई कह रहे कि जी ज़ैनब अलर्ट बिल में आप हैंगिंग डालें यानी फांसी डालें, कोई कह रहे कि पब्लिक हैंगिंग करे तमाम जिस्मानी तशद्दुद के केसेस के लिए। कानून साजी में कोई आखिर नहीं होगी क्योंकि इस पर तकरीबन तमाम पार्टियाँ एक ही पेज पे हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी के, जिनका पब्लिक हैंगिंग्स के बारे में और डेथ पेनल्टी के बारे में एक अलग मौक़िफ़ है। उनके ख्याल में डेथ पेनल्टी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, सज़ाए मौत किसी भी जुर्म के लिए नहीं होनी चाहिए। इस मामले पर सज़ा से मुतालिक आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? चूँकि इंडिविजुअल ओपिनियंस को जब कलेक्ट किया जाता है तो फिर ज़ाहिर है कानून साजी में वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, किसी भी एक शख्स की राय, किसी एक MNA की राय। आपकी अपनी राय क्या है? ये सरेआम फांसी, ये नामर्दी की सज़ा होनी चाहिए या इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए? देखें अरबाब साहब, मैं एक एज इंडिविजुअल, एज ए मुसलमान, एज एन औरत बात करूं, PTI छोड़ दूं, नेशनल असम्बली छोड़ दूं, एक इंसान के मेरे घर में कोई बच्चे को कोई हाथ उठाए या मुझ पे इस तरह कोई हाथ उठे, आप क्या ख्याल है कि मैं कानून के पीछे भागूंगी, मैं किताबें ढूंढूंगी, मैं वकील ढूंढूंगी? मेरे लिए तो उस वक्त सिर्फ एक बदले की आग होगी और मैं जिस तरीके से कर सकूंगी। तो क्यों हम सोसाइटी को उस पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं कि हम इसको विजिलेंटीज़ की यानी एक गैर कानूनी हम माशरा बना दें? मुझे सुकून होना चाहिए, ज़हनी सुकून, कि अगर मेरे साथ ये तशद्दुद हो या मेरे ख़ानदान में किसी बच्चे के साथ, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, मुझे वो सज़ा चाहिए कि आइंदा कोई उस बच्चे को देख भी ना सके गलत नज़र से। इसमें चाहे पब्लिक हैंगिंग हो, इसमें चाहे कास्ट्रेशन हो, इसमें चाहे आप हाथ काट दें, उनके पैर काट दें, जिला वतन कर दें, जो करें, लेकिन मुझे ऐसी सज़ा चाहिए कि उस बच्चे को लगे, उस औरत या मर्द को लगे कि मेरे साथ वाकई इंसाफ हुआ है। अगर टैक्स पेयर के पैसे पे आप उसको जेल में ज़िंदा रखेंगे 40 साल, मुझे साफ बात मैं कहती हूँ, सख्त बात कहती हूँ, तल्ख बात है कि मुझे उसके बेहतर होने से, मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ, मैं एक बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे उसकी बेहतरी से, उसकी हिदायत से कुछ लेना देना नहीं, अल्लाह उसको हिदायत दे। लेकिन जब आप ऐसे गंदे, आप एक 3 साल के बच्चे के साथ ज्यादती करते हैं, आपको जीने का हक नहीं है। आई एम सॉरी, ये मेरी एक ज़ाती राय है। सही। तो अनवर मंसूर साहब, क्या सिर्फ सख्त सज़ा की इम्प्लीमेंटेशन से ये मामला, इस तरह के मामलात हल हो सकते हैं, या जो हमारा पुलिस का सिस्टम है, जो हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है, उसको ही बड़ा मजबूत करना पड़ेगा, उसमें भी चेंजेस करनी पड़ेंगी? जैसे इस वाक़े में हुआ, अभी मुलजिम की सिर्फ लीड्स हाथ में आई थी, पकड़ा नहीं था, जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो लीड्स सबके सामने आ गई, वो मुजरिमों के भी तो सामने आएंगी, फिर वो तो और छुप जाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल। क्या समझते हैं आप? ये मेरा जो इसके अंदर, और हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि केसेस को पॉलिटिकली डील नहीं करना चाहिए, ना पॉलिटिशियंस को उसको अपने हाथ में लेना चाहिए। पुलिस को ये इंडिपेंडेंटली, और ये नॉन पॉलिटिकल पुलिस जब तक नहीं होगी, जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकता। आपने पॉलिटिकल पुलिस जो इतनी पॉलिटिकल बना दी है, और हर ऐसे वाक़े में 25 मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस जो हैं वो आ जाते हैं और अपने बयानात शुरू कर देते हैं। और साथ में मैं एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा कि ये जो मीडिया है, इसके ऊपर भी ये मामला डिस्कस कम से कम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हम चीज़ें को सामने लेके आते हैं, जैसे यही वाक़या जो हुआ है मोटरवे वाला,
जब ये चीज़ सब सामने आ गई, नाम जब डिस्क्लोज हो गए, तो नेचुरली वो लोग जो थे वो भाग गए वहाँ से और गायब हो गए, इसलिए कि उनको पता चल गया कि क्या होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसी चीज़ें को बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस तो नहीं लीड कर रही थी, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला पंजाब लीड कर रहे थे, वजीर कानून पंजाब उसमें बैठे हुए थे। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो चीजें कही आपसे। एक तो पुलिस की पॉलिटिसाइजेशन के, और मैंने ये कहा कि पॉलिटिशियंस को ये इन्वेस्टिगेशन में नहीं आना चाहिए। ये दोनों बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही हैं। चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव हो वो भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो पुलिस हो जो कि पॉलिटिसाइज हुई है वो भी पॉलिटिकल वजूहात की वजह से बातें करती है। यहाँ पर होना ये चाहिए बेसिकली कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो, जब तक हर चीज़ सामने नहीं आ जाए, जब तक के एक एक चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, कोई चीज़ को डिस्क्लोजर में नहीं जाना चाहिए। ये बहुत क्रूशल है। दूसरा एक और चीज़ है कि जैसे ही कोई नाम आता है उसकी तस्वीरें फ्लैश करनी शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि तस्वीरें फ्लैश करने से क्या होता है कि इवेंचुअली जब वो कोर्ट में जाएगा वो कहेगा जी मुझे पहचानने के लिए तस्वीरें तो पूरी दुनिया में फ्लैश हो गई थी, इसलिए मुझे पहचान लिया इन लोगों ने। ये वो बातें हैं जो कि लीगली जो डेट्रीमेंट है इन्वेस्टिगेशन में। और फ्यूचर आप देखिएगा, ये जब ये केस जाएगा कोर्ट के अंदर, यही वो इल्जामात जो हैं वो बिल्कुल रद्द हो जाएंगे। इसलिए चलें, ये नहीं होना चाहिए। शांदाना साहब, लास्ट कमेंट आप जरा कर दीजिएगा। जब ज़ैनब वाला वाकया हुआ, शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, ये वाला वाकया हुआ, उस्मान बुज़दार साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मुजरिम भी जब तक हाथ नहीं आए थे, तो जिस तरह अनवर मंसूर साहब भी कह रहे हैं कि इस तरह से डिटेल शेयर नहीं होनी चाहिए पब्लिकली, तब्दीली तो अभी कुछ भी नहीं आई है, इसका मतलब। देखिए अरबाब साहब, तब्दीली CCPO के बदलने से, IG को बदलने से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से नहीं आती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, ठीक है। जो मुजरिम को पकड़ने के अलावा भी इसका एक और पहलू है कि लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, लोगों को तकलीफ हुई CCPO साहब के केयरलेस रिमार्क्स से, तो उसका अजाला करना था। उनको शो कॉज नोटिस किया और उसको पब्लिक करना था। और जो ख़वातीन इस वक्त, जो वालिदैन जिनकी बेटियां हैं घर पे, जिनकी माएँ हैं, उनको ये तकलीफ थी कि इसको कोई क्यों नहीं नोटिस ले रहा। बिल्कुल सही है, ये हो सकता था कि उनकी डिटेल्स ना देते, लेकिन क्योंकि वो ऑन द रन थे, वो भी एब्सकॉन्टर्स हो गए थे, वो भाग गए थे, तो उनको पकड़ना था हमने। अब एक ने खुद ही सरेंडर कर दिया, शफकत ने, आबिद अली भी जल्द आ जाएगा। इशू ये है कि आप इस मुल्क में अगर आपने इस जुर्म को पकड़ना है, सिर्फ मुजरिम पकड़ने से नहीं होगा, आपने इसकी जड़ को पकड़ना। ठीक है, जड़ को पकड़ना पड़ेगा। शांदाना साहब हमारे साथ मौजूद थे, अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जुबैर साहब ये कह रहे थे कि जब तक मियां साहब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में ये तमाम चीज़ें तफसील से दर्ज हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे कुछ गुफ्तगू होगी कराची के मसले पर, स्कूल खुलने वाले मामले पर, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और कोरोना लॉकडाउन के बायस 6 माह से ज़ायद पाकिस्तान भर के तालीमी इदारे बंद रहे, जो कि आज से खुल गए। चंद रोज़ कबल यह ऐलान हो गया था कि 15 सितंबर से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा स्कूल जा सकेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी आज से खोल दिया जाएगा, जबकि 30 सितंबर से प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ भी हो जाएगा। लेकिन आज स्कूल का पहला ही दिन था और एक अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या भी पेश आया। एक निजी स्कूल में एक तालबा अरीबा नाम की, जो कि 9वीं जमात की तालबा थी, वो सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गई। वज़ीर तालीम सईद गनी साहब ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया। सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। स्कूल से मुताल्लिक और कुछ कराची के मामलात से मुताल्लिक भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला अपने प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो जो वाक़या पेश आया अरीबा वाला, ज़रा ये क्या था? आपने इसकी रिपोर्ट भी तलब की है, क्या रिपोर्ट आप तक पहुँची, ज़रा हमारे नाज़रीन से भी शेयर कीजिएगा। जी, मैंने विजिट भी किया आज इनकी फैमिली को, मैं ताज़ियत के लिए गया भी था। उनके वालिद साहब से भी बच्ची की मुलाकात हुई मेरी। जो एक हमने कमेटी बनाई, उसमें जो हमारे DG हैं प्राइवेट स्कूल्स, उनकी सरबराही में वो खुद भी गए थे, स्कूल का भी उन्होंने विजिट किया, इनकी फैमिली से भी मिले, लेकिन उससे चूँकि वो तदफीन में मसरूफ़ थे
تو تفصیل سے ان کی فیملی سے وہ بات چیت نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے جو مجھے ابتدائی رپورٹ دی ہے اس میں ان کے والد کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بیٹی بالکل ٹھیک تھی اور رات بھی ٹھیک رہی، صبح جب اسکول گئی تبھی وہ ٹھیک تھی۔ تو وہاں کوئی وہ سیڑھیوں سے گری ہو، کوئی زیادہ سیڑھیاں بھی نہیں تھی، وہ 3 4 5 شاید اسٹیپس تھے، اس سے وہ گری ہیں، اور کوئی ظاہری زخم اور چوٹ بھی ان کو نہیں تھی، بالکل بچی کے سر پہ جسم پہ کوئی نشان نہیں تھا، لیکن کوئی اندرونی چوٹ لگی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ایک تو یہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اس کی انکوائری کر رہے ہیں، اس پہ کل مزید کام کریں گے، لیکن جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو بھی میں نے کہا ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو ایس ایس پی ہیں وہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ اگر فیملی کوئی اس پہ قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتی ہے، کارروائی کرنا چاہتی ہے، تو اس میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ لیکن فی الحال جو میری آج ملاقات ہوئی ان کی بچی کے والد سے، وہ اس میں مجھے لگے نہیں کہ وہ کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بطور ڈپارٹمنٹ ہم اپنی انکوائری کریں گے ضرور، کہ اگر اس میں کہیں اسکول کی کوتاہی نظر آتی ہے تو قانون کے مطابق اس کے خلاف ہم کارروائی کریں۔ اچھا سعید نعیم صاحب، 15 ستمبر سے اسکول کھولے جانے ہیں، اس بات پر وفاق تو بہت پہلے سے اصرار کر رہا تھا کہ جلد از جلد اسکول کھلنے چاہیے، لیکن سندھ گورنمنٹ خاص طور پر جو ظاہر ہے آپ کی وزارت ہے، آپ کی جانب سے جو دیگر رہنما آپ کی جماعت کے ہیں، جو دیگر وزراء ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جب تک معاملات بالکل صحیح نہیں ہو جاتے، کورونا مکمل طور پر نہیں ختم ہوتا، اس وقت تک کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ تو یہ وفاق کے پریشر میں آ کے آپ نے اسکولز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، یا مکمل طور پر آپ لوگ مطمئن ہیں اپنے طور پر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے جو ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کمیٹی بنی ہوئی ہے، جس میں تمام صوبائی وزراء بھی ہوتے ہیں، اور جو آزاد کشمیر کے بلتستان کے وزیر بھی ہوتے ہیں، اور فیڈرل منسٹر جو ایجوکیشن ہے اس کو چیئر کرتے ہیں، اس میں ہم نے تقریباً تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے ہیں، اور اسکول کھولنے کا فیصلہ بھی مشاورت کے ساتھ ہوا تھا۔ اور ہمارے ہاں صوبہ سندھ میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، پرائیویٹ اسکولز کے نمائندے بھی ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ بھی ہیں، سرکاری آفیسرز بھی ہیں۔ تو ہم اس فورم پہ ہر چیز لے کر جاتے ہیں، اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد اپنا کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی فیصلہ اسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا تھا کہ اسکول اگر کھولنے تو مرحلہ وار کھولنے چاہیے، اور وہ پروپوزل پھر ہم نے جو ہے جو انٹر پروونشل منسٹرز کمیٹی ہے اس سے شیئر کیا تھا۔ تو اسکولز کھولنے کے حوالے سے کوئی اختلاف اس پہ نہیں تھا، البتہ مختلف لوگوں کے مختلف اوپینین ضرور ہیں۔ آج بھی ہمیں بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں جو پرائمری اور پری پرائمری اسکولز کلاسز ہیں ان کو کھولنے میں ابھی بھی تھوڑا سا مزید تاخیر کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس 2 ہفتے ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ خدا نخواستہ اگر کیسز میں اضافہ ہوتا ہے یا کرونا کے کیسز اسکولز میں سامنے آتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ ریوزٹ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو فیصلے ہوئے ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوئے۔ اور سعید صاحب، اس اسکولز کو آپ نے کیا وزٹ کیا، ان کے انتظامات کو دیکھا، پریکاشنری میجرز جو اسکولز نے لیے ہیں وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے، لوگوں نے جا کر ان کو خود مانیٹر کیا؟ چونکہ آج 9ویں 10ویں کی کلاسز کا آغاز تو ہو گیا، ظاہر ہے یہ اسٹوڈنٹس بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رہے گی، کس طرح سے سارے پریکاشنری میجرز لیے جائیں گے؟ انتظامات مکمل ہیں؟ آپ نے دیکھا اسکولز کو؟ جی، ایک تو ہم نے پہلے ہی جو سرکاری ہمارے فیلڈ آفیسرز ہیں پورے صوبے کے، ان کا اجلاس کیا تھا، اور ان کو جو گائیڈ لائنس تھیں ایس او پیز کے حوالے سے وہ ان کو بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یونیسیف کے تعاون سے کوئی 3500 کے قریب اپنے ماسٹر ٹرینرز جو تیار کیے، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ فردر نیچے لوگوں کو ٹرین کریں ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے۔ پھر پرائیویٹ اسکولز کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک میٹنگ کی، ان کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا۔ آج میں نے کوئی صبح 7:45 بجے سے 11:30 بجے کے درمیان کوئی 15 کے قریب مختلف جو ادارے تھے ان کا وزٹ کیا، جس میں کالجز بھی تھے، اسکولز بھی تھے، اور پرائیویٹ اور سرکاری دونوں اسکولز تھے۔ تو میں بغیر کسی کو بتائے ہوئے گیا تھا، بغیر یہ سوچے ہوئے اپنے گھر سے نکلا کہ مجھے کہاں جانا ہے، ان پلانڈ میں نے جا کر مختلف جگہوں پہ دورے کیے۔ اسکولز میں مجھے نسبتاً بہت ساری چیزیں بہتر نظر آئیں۔ اسکول کے گیٹ پر، جہاں میں جس اسکول کے گیٹ پہ میں داخل ہوا، وہاں پر ان کے پاس تھرمل گن بھی تھی، وہاں پر جو ماسک ہیں وہ گیٹ پر بھی انہوں نے باکسز رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر سینیٹائزر بھی تھا، جو ہر داخل ہونے والے بچے کو وہ سینیٹائز بھی کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں نظر آئیں۔ کلاس روم میں بچے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، سب نے ماسک بھی لگائے ہوئے تھے۔ اگر کوئی عملے کا فرد ایسا تھا جس کو ماسک نہیں تھا تو میں نے تاکید بھی کی، اور میں اپنے ساتھ بھی بہت سارے ماسک لے کے پھر رہا تھا، وہ میں سب کو دیتا بھی رہا جن کے پاس نہیں تھے۔ البتہ جو کالج کی سائڈ ہے
वहाँ मुझे कुछ कमी और कोताही नज़र आई, और वो मैंने फिर हमारे जो सेक्रेटरी कॉलेजेस हैं उनको कहा है कि वो यकीनी बनाएं कि जो चीज़ें अभी जो कमी नज़र आई है उसमें मज़ीद बेहतरी हो और आने वाले दिनों में हम उसको भी ठीक कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये मुस्तकिल करता रहूँगा, और मैंने नहीं किया, हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन है वो भी गए हैं, हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो भी गए हैं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ तो फिर भी SOPs को फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ बैतुल खला की सहूलत मौजूद नहीं होती, जहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं होता, क्लासेस की दीवारें नहीं होती, वहाँ पर इन SOPs को फॉलो करना किस तरह से आप आसान बनाएंगे? वहाँ पर हैंड सैनिटाइजर्स किस तरह से पहुँचाए जाएंगे? मास्क का इस्तेमाल और मास्क की फराहमी को कैसे वहाँ यकीनी बनाया जाएगा? देखिए, हमारे पास जो सरकारी स्कूल हैं उनके पास एक SMC फंड होता है जो इस वक्त पूरे सूबे में कोई 1 अरब रुपए से ज़ायद है। क्योंकि स्कूल्स बहुत है तो रकम हर स्कूल पे जाके बहुत कम हो जाती है, लेकिन मजमूई तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अरब रुपए से ज़ायद की फंड से हमने तमाम स्कूल्स को ये इजाज़त दी कि वो SMC फंड जो उनके पास मौजूद है, इस वक्त वो इस SMC फंड की रकम को इस्तेमाल करें मास्क खरीदने के लिए, सैनिटाइज़र खरीदने के लिए, साबुन के लिए, और जो भी ज़रूरी इक़दाम SOPs के हवाले से उनको करने उस पर वो करें। तो वो अक्सर लोगों ने किए हैं, वो ठीक है। लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे कुछ स्कूल ऐसे ज़रूर हैं जो मोस्टली हमारे रूरल एरियाज़ में हैं। हमारे पास जो 60% हैं वो प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 रूम स्कूल्स हैं, जो एक कमरा होता है जिसके अंदर सारे बच्चे आके पढ़ते हैं। तो वहाँ यकीनन ये चीज़ें करना ज़रा सी मुश्किल होगी। अभी लेकिन जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं, सरकारी स्कूलों के जो ग्राउंड्स हैं उसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं, बारिश का पानी अभी तक निकाला नहीं जा सका है, सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। ये न्यू कराची का एक सरकारी स्कूल है जिसके मनाजिर हम दिखा रहे हैं। कराची शहर में ये वाक़ है, ये हम अंदरून सिंध की बात नहीं कर रहे, कराची शहर की बात कर रहे हैं। मैं अर्ज़ करूँ, बिल्कुल कुछ स्कूल ऐसे ज़रूर हैं, कराची के भी हैं और कराची के अलावा दीगर अजला में भी हैं। वहाँ हमने बिल्कुल ये हिदायत दी हैं कि जहाँ जहाँ भी बारिश का पानी है वहाँ से ये निकाल दिया जाए। लेकिन एक चीज़ में ज़हन में रखें कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने विजिट्स किए वो बेहतर थी, तो इसका मतलब ये कि सारे स्कूल्स ठीक है, कहीं ना कहीं इशूज़ ज़रूर होंगे। और ये बात मैं पहले दिन से भी कह रहा हूँ सॉरी कि जो SOPs हमने बनाई हैं निस्बतन उन्होंने कोशिश की है कि आसान हो ताकि लोग उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी 100% SOPs पे अमल दरामद बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। तो जो बुनियादी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले उन पर अमल दरामद हो जाए। मिसाल के तौर पर मास्क ज़रूर पहना होना चाहिए, डिसइंफेक्ट होनी चाहिए क्लासेस, बच्चों के जो सैनिटाइज़र है वो ज़रूर स्कूल में मौजूद हो, और हाथ धोने के लिए पानी ज़रूर वहाँ पे मौजूद हो और उसके साथ साबुन ज़रूर मौजूद हो। तो इन चीज़ों को हम यकीनी बना रहे हैं, बच्चे फासले पर ज़रूर बैठे हों, इन चीज़ों को यकीनी बना रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कॉलेजेस में प्रॉब्लम था, मैंने आपके सामने एडमिट किया कि वहाँ चीज़ें ठीक नहीं थी, उसकी हमने ताकीद की है। जिन स्कूल्स में मैं गया हूँ वो चीज़ें ठीक थी, अगर कहीं कोई 19-20 थी तो हमने उनको ताकीद की कि उसको आप ठीक कर दें। तो जहाँ जहाँ इशूज़ हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि वो इशूज़ भी रिजॉल्व कर दें। जिस स्कूल की अगर आप जी हमने निशानदेही की है सईद साहब, उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी आप जाएँ, आपका कोई नुमाइंदा जाए और फिर वहाँ की हालत भी देखे जरा। जी इंशाल्लाह ताला। सही। अच्छा सईद साहब, अब वो जो 5 तारीख को वज़ीर आज़म ने कराची पैकेज का ऐलान किया था, 6 तारीख को वज़ीर आला सिंध ने एक 6 रुकनी कमेटी बना दी थी, आज 9 रोज़ गुजर चुके हैं। इन 9 रोज़ में कोई इजलास हुआ उस कमेटी का, कोई लाहेमल आगे का, कोई लाइन ऑफ एक्शन तय किया गया आगे क्या होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि 6 रुकनी कमेटी तो पहले बनी थी, शायद वज़ीर आज़म के आने से पहले की बनी हुई है, और जिसमें 3 फेडरल मिनिस्टर हैं और 3 हमारे 2 हम सूबाई वज़ीर हैं और एक उसमें चीफ मिनिस्टर साहब हैं। तो ये पहले से बनी हुई थी और हमने उस पर काफ़ी काम किया, और हमारी ही उस कमेटी में जो सिंध हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हमने उनसे डिस्कस किए थे वही इस कराची डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो है वो शामिल हुए हैं, और कुछ मंसूबे फेडरल गवर्नमेंट ने अपने इसमें शामिल किए हैं। उसमें कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर तय हुई हैं। एक तो जो फौरी तौर पर करने वाला काम था वो नालों की सफाई और नालों से इंक्रोचमेंट के रिमूवल की बात थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि जब इंक्रोचमेंट हम रिमूव करेंगे तो उसमें जो मकानात हैं जिसमें लोग रहते हैं उनको पहले हम सब्स्टिट्यूट देंगे, उसका इंतज़ाम करेंगे, उसके बाद उनको वहाँ से उठाएंगे। तो ज़ाहिर है कि ज़मीन देना और उनका एक मुतबादिल फराहम करना ये कोई 2-4-5 दिन में नहीं हो सकता, उस पर हम काम कर रहे हैं और वो जैसे ही होता है तो वो काम भी शुरू कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी ने कोई अपनी फैक्ट्री है तो उसका कोई कब्जा उस पर किया हुआ है, कुछ हिस्सा उस पर डाला हुआ है, किसी ने कोई दुकान बनाई हुई है, किसी ने कुछ और किया हुआ है, तो उसके रिमूवल का काम हमने बिल्कुल कुछ इलाकों में किया है और मजीद उस पर करेंगे। और सईद साहब, जो 1113 अरब रुपए की कन्फ्यूजन थी कि किसका कितना हिस्सा, पीपल्स पार्टी उसमें अलग तरह से उसका ब्रेकअप बताती है, PTI अलग तरीके से बताती है, तो वो कन्फ्यूजन दूर हो गई, किसके कितने पैसे हैं, आवाम तक क्या फिगर्स पहुंचाए जाएं?
हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, चूँकि हम बड़े क्लियर हैं इस पे, और ये कन्फ्यूजन हो इसलिए नहीं सकता कि देखिए 1100 अरब रुपए जब कहे गए तो उसके अंदर मंसूबे भी बताए गए कि कौन कौन से मंसूबे उसमें शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने वज़ीर आज़म के आने से 2-3 दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये बताया कि सिंध हुकूमत ने कराची की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मंसूबे प्लान किए हुए हैं, कुछ जारी हैं, कुछ पे काम होना है और कुछ अभी अर्ली स्टेज पर हैं। उन तमाम मंसूबों के नाम बताए, उनकी लागत बताई, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग बताई, हर चीज़ उसमें मौजूद थी और वो डॉक्यूमेंट मीडिया से शेयर किया गया। सही। उसके 2-3 दिन बाद वज़ीर आज़म साहब आए और उस वक्त तक हमें इस कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का सिर्फ मीडिया से पता चला था कि कोई चीज़ बनी है, हमसे कोई शेयर नहीं किया गया था कि उसके अंदर क्या चीज़ है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी उम्मीद की कि हमें उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट भी इसी तरह की इतनी ही रकम जो है वो मैच करेगी और कराची के लिए अपने मंसूबे देगी। लेकिन जब कराची डेवलपमेंट प्लान आया तो वो तमाम के तमाम मंसूबे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने बताए थे वो उसके अंदर शामिल थे। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हर चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब अगर कोई ऐसा शख्स जो इस पूरे अमल का हिस्सा ही ना हो और अगर कुछ आगे बातें करना शुरू कर दे तो उसका तो हमारे पास कोई हल नहीं है। सही। चलें सईद गनी साहब, चूंकि आज वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल तो किसी और दिन इन मंसूबों डिटेल से आपके साथ नशिस्त रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मुल्की मईशत की बात करेंगे कि अगले साल मुल्की मईशत इस साल की निस्बत कुछ बेहतर होगी या फिर इसी सतह पर बरकरार रहेगी। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ मुल्की मईशत की बात करते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने 2020 में पाकिस्तान की मौशी शरह-ए-नमू को 0.4 तक रहने की पेशगोई की है और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 2021 में पाकिस्तान की GDP 2% तक रहने की तवक्को है। और अगले 15 रोज़ के लिए इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस को मुस्तहकम रखा है, इसमें कोई इजाफा या कमी नहीं की गई है, जबकि तरसीलात ज़र में इजाफे के दावे भी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अभी जब गवर्नमेंट ने फैसला किया है पेट्रोलियम प्राइसेस को नहीं बढ़ाया जा रहा अगले 15 रोज़ तक के लिए, ये जो 15 रोज़ पर ये ले आए, इस पर आपका कॉमेंट और फिर इंटरनेशनल मार्केट प्राइस जो है उसके हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत आपकी नज़र में ज़्यादा तो नहीं? देखें, ये बिल्कुल ठीक फैसला है हुकूमत वक्त का। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो दबाव के शिकार दोबारा आ गई हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमेरिका में, यूरोप के कई मुल्कों में एक रीसर्जेंस है पैंडेमिक में जो है वो दोबारा आ रहा है। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में भी उन्होंने भी फिर लॉकडाउन शुरू कर दिया है वहाँ पर। तो इसकी वजह से जो अभी सर्ज आया है, सेकंड राउंड जिसे आप कह लें, तो उसमें इकोनॉमी पे उसके असर पड़े हैं। लोगों ने लॉकडाउन शुरू कर दिए हैं तो वो डिमांड फॉर ऑयल जो है उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से आलमी मंडी में प्राइस, उनकी जो तेल की कीमत है वो दबाव के शिकार हैं। तो जब बढ़ी नहीं है तो हुकूमत ने भी नहीं बढ़ाया, हुकूमत ने उसी को चलने दिया इसी तरीके से। तो ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत का। सही। चलें, ये तो हुकूमत का अच्छा इकदाम है, लेकिन अब ये एशियाई तरक्याती बैंक की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि 2020 में पाकिस्तान में मौशी शरह-ए-नमू मनफी 0.4 रहेगी, फिर 2021 में 2 तक GDP जा सकती है। कैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मौशी हालात को इन 2 सालों में? देखें, ये जो नेगेटिव 0.4 उन्होंने कहा है, इसमें थोड़ा सा हम देख लें कि गालिबन वो कैलेंडर ईयर के बेसिस पे बात करते हैं, हम फिस्कल ईयर के बेसिस पे बात करते हैं। तो वो हमारा जो फिस्कल ईयर 2019 और 2020 जो जून में ख़त्म होगा, हमने एस्टिमेट किया है कि ये हमारी GDP की शरह से बढ़ने के बल्कि वो घट जाएगी 0.4% पे। तो यही बात उन्होंने इस साल के बारे में कहा है। अगले साल का उन्होंने कहा है कि ये पॉजिटिव 2% होगा। मेरे भी यही ख्याल है कि वो इसी रेंज में 2-2.5% होगा, लेकिन इसमें भी बहुत एक इफ एंड बट भी शामिल है। और वो ये है कि अभी आप देखें कि आपको एक रिलेटिव
रिलेटिव एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है इकोनॉमी में, कोई हैजानी कैफियत आपको नजर नहीं आ रही है इकोनॉमी में, उसकी वजह यह है कि IMF का प्रोग्राम इस वक्त सस्पेंडेड है। तो जब IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है तो बिजली की कीमतें बढ़ाओ, तो गैस की कीमतें बढ़ाओ, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, तो करेंसी को डिवैल्यू करो, ये हैजानी कैफियत से हम बचे हुए हैं अभी। तो ये जो डिपेंड करता है अगले माली साल के लिए, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि 2% के करीब अगर ग्रोथ होगा, ये 2.4 2.5, तो ये डिपेंड करता है कि ये IMF का प्रोग्राम हमारा दोबारा शुरू होता है या नहीं। सही। मुझे तो खतरा है कि जैसे ही शुरू होगा आप देखेंगे कि आएगा, आप गैस की कीमतें बढ़ाएं, तो आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, और ये जो सर्कुलर डेट है ये हर महीने कुछ 44-45% बिलियन रुपया जो सर्कुलर डेट का हर महीने ऐड हो रहा है, तो ये अवाम की जेब से निकालें। इसका मतलब ये है कि इसको मजीद कीमतें बढ़ाएं। ये -0.4 से निकल के अगर ये 2 और 2+ में जाता है तो एक आम आदमी के हालात पर, मयार जिंदगी पर कोई फर्क नजर आएगा? कुछ बेहतर होगा एक आम आदमी? कोई फर्क नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हम चूंकि नेगेटिव ग्रोथ रेट के जोन में है ना, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स की जुबान में बेस इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो वो चूंकि हम नेगेटिव जोन में हैं, तो जो उसका बेस इफेक्ट जो है वो आपको पॉजिटिव जोन में 2% के करीब, तो आप उसका बेहतरीन तरीका क्या, अगर 2-2.5% भी अगर अगले माली साल में ग्रोथ होता है तो, और इन दोनों का एवरेज ले लें, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो GDP के बढ़ने की शरह है वो हमारे आबादी के बढ़ने की शरह से कम हो जाएगी। सही। और इस वक्त जैसे ये IMF का प्रोग्राम रिएक्टिव होगा, फिर वो कम हो जाएगी। किन IMF का प्रोग्राम जैसे ही दोबारा रिएक्टिव होगा वो किन किन सेक्टर्स को हिट करेगा, कहाँ दबाव बढ़ेगा उसका? फिर देखें ना, अगर आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट भी वो कहेंगे बढ़ाएं, हो सकता है कि करेंसी को भी वो कहें कि छेड़छाड़ करें, इन तमाम चीजों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट होगा। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोबारा बढ़ेगा, तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो अभी भी नेगेटिव जोन में है, दे विल कंटिन्यू टू रिमेन इन नेगेटिव जोन। तो ये एक जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो फर्दर स्टीप हो जाएगा। इससे जो इंडस्ट्रीज में जो लोगों का रोजगार निकल रहे थे वो नहीं निकलेंगे, अगर बच गए तो बड़ी बात होगी। इसी तरीके से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर जो हम कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं इसके भी नेगेटिव असर पड़ सकते हैं। सही। इसके बड़े वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट होंगे। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट बजट पे होगा, हमारा बजट का खसारा बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा। सही। उससे हमारा कर्जा बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी रेमिटेंसेस के मामले को लेकर वजीर आजम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि लास्ट ईयर अगस्त में जो फिगर्स थे, इस साल 24% ये फिगर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा रेमिटेंसेज आई हैं, तो ये वक्ती तौर पर है, ये स्टेबिलिटी है, ये हर माह इसी तरह इजाफा होता रहेगा, क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए, मैं वजीर आजम साहब को मैं इससे पहले भी मैं कह चुका था कि किसी एक महीने के नंबर पे हमें इतनी ज़्यादा एक्सुबरेंस का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये हमारी ट्रेनिंग में भी नहीं है, और वो जो लोग प्राइम मिनिस्टर को कान में जाकर बात कर देते हैं, मेरे ख्याल में वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाती कर रहे हैं। देखें, जब जुलाई के महीने में 2.78 बिलियन एक महीने में आया था और काफी सर्च था रेमिटेंस पे, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी ट्वीट किया और कहा कि देखें, एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज जो हैं उनका एतमाद बहाल हो गया है और वो हमें रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो उस वक्त भी मैंने बहुत सारे टेलीविजन के प्रोग्राम में कहा था कि ये जो पैसे आए हैं ये वो पैसे हैं जो हमारे वर्कर हजरात जो मिडिल ईस्ट में हैं या जहाँ के ममालिक में काम कर रहे हैं, वो उधर से फारिग हो गया है, उनको नौकरियों से निकाला गया है। क्या हम भूल गए हैं कि PIA के जहाज भर भर कर वो मजदूरों को लेकर आ रहे थे वापस वहां से? तो ये उनकी फाइनल जो होता है सेटलमेंट होता है, जब आप नौकरी से छोड़ के जा रहे हैं तो एक सेटलमेंट होता है, वहाँ आपके बैंकों में जो पैसे होते हैं आप बैंक अकाउंट को बंद करके वो तमाम पैसे आप ट्रांसफर कर रहे थे। तो ये वो रेमिटेंस था, वो उसकी शक्ल में आया। ये वो उनके जो है जो एक हमारे पाकिस्तानी थे जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, वो अपने पैसे अपनी सेविंग लेकर आए हैं। तो ये आपको अभी ज्यादा नजर आ रहा है, तो अगले महीने कम हो जाएगा। तो देखें एग्जैक्टली अगस्त के महीने में 2 बिलियन पे आ गया, 2.78 बिलियन से कम होकर
2 बिलियन पे आ गया। कम हुआ कि नहीं, 800 मिलियन के करीब कम हुआ। ये आगे और भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो रेमिटेंस कौन भेजेगा? जब लोग वहां से वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में, तो रेमिटेंस कौन भेजेगा? सही, चलें डॉक्टर जब वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, तो रेमिटेंस को वहाँ जॉब कौन कर रहा है, और रेमिटेंस इतने बड़े तादाद में कैसे आ रहे हैं? ये लोगों के पास सेविंग है, जिनको जैसे जैसे जो फ्लाइट मिल रही है वापस आ रहे हैं और अपने पैसे के साथ लेकर आ रहे हैं। असल तो वो होगा कि जब पेंडेमिक खत्म हो जाए और मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा वापस आया, जिसके इम्कानात मेरे नजदीक में 2022 से पहले के नहीं है। उस वक्त देखा जाएगा कि पाकिस्तानी कितने बड़े तादाद में फिर दोबारा जा रहे हैं उन मार्केट में। वहाँ हुकूमत वक्त को एक अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे सऊदी अरब और यूएई से जो है वो जाके बात करनी पड़ेगी कि आप हमारे लोगों को लें। तो वो उस वक्त पता चलेगा कि असल जो हमारे रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया और यूएई से जो आज नजर आ रहे हैं, उसका लिटमस टेस्ट उस वक्त होगा कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा बहाल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। केसेस में जो इजाफा हुआ वो इसलिए हुआ चूँकि पेंडेमिक की वजह से बड़ी तादाद में दुनिया भर से पाकिस्तानी अपनी जॉब छोड़कर पाकिस्तान वापस आए, अपना पैसा वापस पाकिस्तान लेकर आए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।